अर्श ठाकुर, इनका सवाल है, क्या वेदों में विज्ञान है क्या, और वैदिक मैथमेटिक्स जैसी कोई चीज है क्या? आपने कई बार सुना है कि भारत एक बहुत ही प्रगत कल्चर थी। हर प्रगत कल्चर ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगत होती है। तो उस जमाने की तुलना में वेदों में जो बातें आई है उसमें कुछ बातें विज्ञान की बातें होना संभव है। उन दिनों में विज्ञान जांचने का यानी वैज्ञानिक प्रक्रिया हमें मालूम नहीं थी, इसलिए वैज्ञानिक सत्य जो होता है वो जांचने का कोई भी जरिया हमारे पास नहीं था। वेदों का कालावधि क्या माना जाता है, समय क्या माना जाता है? 4000 साल पहले से ज्यादा लंबा खींचे तो 2500 साल तक 4 वेद बने। उस जमाने की मर्यादा में कई बातें ऐसी है कि जिसको हम विज्ञान कह सकते हैं, यानी जो आज के जमाने में भी सत्य है ऐसा हमारे ध्यान में आता है। गणित तो बेसिक होता है। वैदिक मैथमेटिक्स एक गणित की एक पद्धति है, गणित सॉल्व करने की पद्धति है, याद रखने की पद्धति है, बहुत क्लमजी है, डिफिकल्ट है। आज के ज़माने में उसको मास्टर करना यानी मेरे शब्दों में कहे तो समय बर्बाद करना। क्योंकि मैंने निमोनिक्स का अच्छे ढंग से स्टडी किया, उसके वर्कशॉप्स खोले, लोगों को सिखाया। वैदिक मैथमेटिक्स से बहुत आसान तरीके आगे चलकर विकसित हुए। वो आसान तरीके से अगर हम मैथमेटिक्स को उपयोग में ला सकते हैं तो आज के ज़माने में वैदिक मैथमेटिक्स को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस जमाने में हम उस क्षेत्र में इतने प्रगत थे, इसका एहसास तो डेफिनेटली हमको होता है। तो उस जमाने में जो भी ज्ञान की बातें थी, वेदों में काफी ज्ञान की बातें हैं। आज के जमाने में जो हमको निरर्थक लगे ऐसी भी काफी बातें हैं, और उनका उल्लेख कई बार मेरे भाषणों में आता रहा है। लेकिन जब मैं वेदीय विषय लूंगा, एक एक वेद लूंगा, उसमें क्या है तो विस्तार से वो बातें सब आपके सामने रखूंगा, तब उसमें कितनी विज्ञान की बात है, कितनी अविज्ञान की बात है, ये सभी बातें आपके सामने आ जाएगी। लेकिन वेद का हर अक्षर यानी विज्ञान है, हर वेद का मंत्र या सूक्त विज्ञान है, ऐसा अगर कोई मानता है तो इसका मतलब एक ही होता है कि या तो उसने वेद पढ़े नहीं है या फिर वो बहुत ही अंधविश्वासी है। तीसरा कोई मतलब उसमें से निकलता नहीं। वेदों में ऐसी कई बातें हैं कि जो आज के जमाने में हमको बहुत निरर्थक लगती है, बहुत अनावश्यक लगती है, और उस जमाने में ऐसी कैसी विचित्र मान्यताएं थी, इसका भी हमें अचरज होता है। इसलिए वेदों में विज्ञान ढूंढना ये उद्देश्य ही गलत है। विज्ञान तो हर चीज में होता है, हर जगह होता है, लेकिन वो विज्ञान कर है क्या? उस जमाने में मैंने पहले ही कहा आपसे कि सत्य जांचने का कोई तरीका, ठोस तरीका हमारे पास नहीं था। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत अच्छे इजाद किए, आज भी जिनका नाम हम लेते हैं, उन्होंने भी कई ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो अनसाइंटिफिक है, गलत है। क्योंकि साइंटिफिक मेथड जो 16वीं शताब्दी के बाद में विकसित होते गई, और 19वीं 20वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में तो बहुत आग्रह से हम हर विषय के ज्ञान के लिए उसका उपयोग करते हैं, वो इतनी फुल प्रूफ नहीं बन चुकी थी। आज हम हर बात को जांच कर कह सकते हैं कि ये विज्ञान है और ये नहीं है।
उस जमाने में जो अपने निरीक्षण के आधार पर, नेचर को समझने के तरीके के आधार पर जो जवाब मिलते थे, वैसे कुछ जवाब हैं वेदों में जो आज के ज़माने में भी हमको साइंटिफिक दिखेंगे। लेकिन ये साइंटिफिक दिखने वाली चीज़ें बहुत कम हैं, ज़्यादा चीज़ें दूसरी है। और आजकल तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको संस्कृत आनी चाहिए वेद पढ़ने के लिए। हम में से कोई भी वेद को समझ सकता है, पढ़ सकता है, अपनी भाषा में समझ सकता है। फिर वो बड़े विद्वान बहस करते रहेंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, लेकिन कम से कम वेद समझने के लिए तो हमारे लिए आज आसान बात है। इसलिए वेद में ही विज्ञान होता है या वेद पूरे विज्ञान है, ये कहना वेद पर गलत आरोप होगा। और उसमें से कुछ जो मंत्र है, सूक्त है, वो विज्ञान को दर्शाने वाले हैं, ये संभव है क्योंकि उस जमाने में जो निरीक्षण के आधार पर, नेचर के स्टडी के आधार पर जो बातें लगी वो भी लिखी हुई है। इसलिए ऐसे कुछ विज्ञान मिलना सभी पुराने स्क्रिप्चर्स में संभव है। उसी दायरे में हमने इनके बारे में सोचना चाहिए। और फिर वेद यानी अपौरुषेय है, उसका हर शब्द 100% सच है, ये मानना आज के ज़माने में, उसके बारे में विस्तार से मैंने सावरकर जी की बातें आपके सामने रखी है। इसलिए और अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।